नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। यदि आपको चाहिए पीडीएफ तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर सर्च कर लीजिए सिविल इन्हेंस, उसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ वहां से मिल जाएगा। मकर संक्रांति, पोंगल और लोहड़ी के बारे में दिया है। हर साल 14 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के रूप में, पोंगल के रूप में, लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। विशेषकर यह जो त्यौहार है ऋतुओं के परिवर्तन का प्रतीक है। जैसे कि जो सर्द ऋतु होती है, सर्द ऋतु से यानी कि ठंडी से जब गर्म महीनों में प्रवेश होते हैं, तब उसी समय खिचड़ी यानी नॉर्थ इंडिया में खिचड़ी भी बोलते हैं, मकर संक्रांति, पोंगल और लोहड़ी के रूप में इसे मनाया जाता है। बेसिकली इसमें होता क्या है, मकर संक्रांति के समय पोंगल और मकर संक्रांति और पोंगल के समय जब सूर्य होते हैं वो उत्तरायण होना शुरू करते हैं। जब उत्तरायण होना शुरू करते हैं तो उसी दिन मतलब कि दिन बड़ा होना शुरू कर देता है, यानी कि दिन की लंबाई बढ़नी शुरू कर देती है और रात जो होती है छोटी होना शुरू कर देती है, इसलिए इसे सेलिब्रेट्स करते हैं। वहीं असम में इसे माघ बिहू के रूप में सेलिब्रेट्स करते हैं, तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और पंजाब में इसे लोहड़ी के रूप में मनाते हैं। वहीं नॉर्थ इंडिया में जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, वहाँ पर इसे खिचड़ी मकर संक्रांति के रूप में सेलिब्रेट्स करते हैं। राजस्थान और गुजरात में भी पतंगबाजी चलती है वहाँ पर। तो आइए थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं इसके बारे में, इसकी विशेषता क्या है। यह त्यौहार विशेषकर जो सौर चक्र है उसका अनुसरण करता है। प्रत्येक वर्ष लगभग एक ही दिन यानी कि 14 जनवरी को ही इसे सेलिब्रेट किया जाता है। कहीं कहीं एक आध दिन आगे पीछे, आप पीछे तो नहीं, लगभग आगे ही कर देते हैं, 15-15 तारीख को मना लेते हैं। इसमें होता क्या है, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं लोग, सूर्य देवता को जल देते हैं, उसके साथ साथ दान देना, श्राद्ध करना, पुण्य काल के दौरान उपवास तोड़ना, ये सब सारे क्रियाक्रम को करते हैं। तमिलनाडु में 4 दिवसीय चलने वाला जो पोंगल का त्यौहार होता है, 4 दिवसीय चलने वाला पोंगल का त्यौहार, इसमें घरों की सफाई हो गई, प्रवेश द्वारों को सजाना हो गया। तीसरे दिन, उसके जस्ट तीसरे ही दिन बैल से परिश्रम कराते हैं, उसे सेलिब्रेट्स भी करते हैं। पोंगल में उबले हुए दूध, चीनी के साथ मिश्रित चावल, नींबू और इमली चावल, वड़ा, पायसन जैसे विशेष व्यंजन बनाया जाता है और उसको लोग एक दूसरे को आदान प्रदान भी करते हैं और खाते भी हैं। विभिन्न क्षेत्रीय रीति रिवाजों में घर में जाकर गन्ना हो गया, तिल हो गया, गुड़ हो गया, इससे भरी जो प्लेटें होती हैं, प्लेट सजाकर एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। वहीं राजस्थान गुजरात में पतंगबाजी होती है और शाम जैसे ही शाम होना शुरू करती है, आकाश हमारा डल होना शुरू कर देता है, उस समय लालटेन जलाकर हवा में उड़ाई जाती है। आगे बढ़ेंगे। हमबोल्ट की पहेली, अगला न्यूज है हमबोल्ट की पहेली। एक लेख पब्लिश हुआ है हमबोल्ट की पहेली नाम से। 19वीं शताब्दी में अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट के द्वारा एक अवधारणा यानी कि एक कंसेप्ट विकसित किया गया है। इस कंसेप्ट में है क्या, जैसे कि टेम्परेचर्स हो गया और फिर उसके बाद हाइट हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, उसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटीज हो गया, यानी तापमान, ऊंचाई, आर्द्रता और जैव विविधता। इन्होंने बताया कि इसका आपस में संबंध है। हमबोल्ट की पहेली में बताया गया कि इसका आपस में संबंध है। इनका कंसेप्ट क्या है, जो हमबोल्ट हैं इनका कहना है कि जो पृथ्वी का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जैसे कि ये हो गया पृथ्वी और उसके बीच में जाती है इक्वेटर 0 डिग्री पर, इसके 30 डिग्री ऊपर जाएंगे और 30 डिग्री नीचे आएंगे, तो इस पूरे रीजन को बोला जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो यहाँ बताया जाता है कि जो जैव विविधता होती है सबसे यानी सर्वाधिक होती है। तो हमबोल्ट की थियरी के अनुसार ये बताया गया कि केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ही नहीं है जहाँ जैव विविधता अधिक होती है, इसके इतर्स जो पहाड़ी रीजन्स होता है वहाँ पर भी जैव विविधता अधिक पाई जाती है। इन्होंने एग्जाम्पल के रूप में जो पूर्वी हिमालय है उसको कोट किया। पूर्वी हिमालय में बताया कि यहाँ पर भी जो बायोडाइवर्सिटीज है यानी कि जो जैव विविधता है उसकी मात्रा अधिक है। तो ये थे थियरी किसकी, हमबोल्ट की पहेली यानी उनकी थियरीज। आगे बढ़ेंगे। हिमालयन भेड़िया के बारे में दिया है। हिमालयन उल्फ का पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि जो IUCN है उसके रेड लिस्ट में इसे शामिल कर लिया गया है। और जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यानी 1972 है उसकी अनुसूची फर्स्ट में इसे शामिल कर लिया गया है। इसका आकलन किया गया है कि नेपाल, भारत और तिब्बती के पठार श्रृंखला में लगभग यह 2 करोड़ से प्लस यानी कि लगभग 2 से 2.5 करोड़ के बीच में, 2 से 2.5 करोड़ के बीच में इनकी आबादी है। और इन्हें खतरा क्या है, धमकी मतलब थ्रेट यानी खतरा। इनको खतरा क्या है, जैसे कि इनके निवास स्थान को संशोधित करना, अतिक्रमण करना, शिकार करना और जो कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, उनके साथ इनका हाइब्रिडाइजेशन करना यानी कि संकरण करना और अवैध रूप से शिकार करना। इस कारण से इनकी जो संख्या है लगातार घट रही है। फिगर देख लीजिए, जो हिमालयन उल्फ है यानी कि भेड़िया है, यह स्वस्थ शिकार आबादी को सुरक्षित करना, पशुधन की सुरक्षा
के तरीकों में सुधार करना, जंगली कुत्तों की आबादी को प्रबंधित करना, सीमा पार संरक्षण प्रयास करना, इन सब सारी चीज़ों को सारे कार्यक्रम को शामिल करके ही जो हिमालयन भेड़ियाँ हैं उनसे संरक्षित किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल के बारे में दिया है। पुरानी पीढ़ी की मिसाइल ये है आकाश, नई पीढ़ी की जो मिसाइल डेवलप की गई है आकाश मिसाइल, उसे आकाश एनजी नाम दिया गया है। हाल ही में डीआरडीओ यानी कि जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है, इसमें उड़ीसा का जो एकीकृत परीक्षण रेंज है यानी कि चांदीपुर, वहाँ से नई पीढ़ी की जो आकाश मिसाइल आकाश एनजी मिसाइल है इसे लॉन्च किया गया है, यानी कि इसका टेस्ट किया गया, परीक्षण किया गया है। टेस्ट किस पर किया गया है? एक मानव रहित ड्रोन पर। एक मानव रहित ड्रोन था, उसे टेस्ट किया गया, हवा में उसे डिस्ट्रॉय करके इसका टेस्ट किया गया है। तो आइए जानते हैं आकाश जो एनजी मिसाइल है इसकी खासियत क्या है। इसकी खासियत है कि यह आकाश एक मध्यम दूरी की मिसाइल है जो मोबाइल से इसे लॉन्च किया जा सकता है। इसे मोबाइल से लॉन्च किया जा सकता है। यह सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। यह अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली है जो लगभग 80 किलोमीटर से, ये 80 किलोमीटर के रेंज में कोई भी अगर दुश्मन का कोई भी मिसाइल या कोई सिस्टम आता है तो उसे आसानी से ट्रैक कर सकता है, ट्रैक करके उसे हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। काफ़ी एक्टिव वो मिसाइल प्रणाली है। आकाश एनजी में उन्नत यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी लगा हुआ है और उसके साथ साथ बेहतर मिसाइल सीकर और रडार लगा है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर्स, लॉन्चर और मल्टी फंक्शन रडार भी शामिल किया गया है। तो ये है खासियत आकाश एनजी मिसाइल की। आगे इसमें दिया है कुछ और भी खासियत है। इसमें 6 स्वदेशी जनजातियों के द्वारा इसमें यहाँ है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के बारे में दिया है, उसका ही पार्ट था। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व चर्चा में क्यों आ गया है? सबसे पहले इसका लोकेशन देखते हैं। तमिलनाडु में लोकेट करता है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। ये चर्चा में क्यों आ गया है? इसके इर्द गिर्द कुछ जो विदेशी आक्रामक प्रजातियां हैं, कुछ विदेशी आक्रामक प्रजातियां हैं, तो उसको हटाने के लिए बात चल रही है और नाबार्ड द्वारा समर्थित कुछ फंड भी दिया गया है कि इसके इर्द गिर्द जो 90 हेक्टेयर्स भूमि है, इसके अगल बगल जो स्वदेशी रूप से पौधे हैं, जो स्वदेशी रूप से विकसित पौधे हैं उसको लगाया जाए और जो आक्रामक प्रजातियां हैं उसको हटा दिया जाए। इसके लिए कई जनजातियां भी शामिल है। तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के बारे में देखते हैं। यह तमिलनाडु में स्थित है, जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर लोकेट करता है। नीलगिरी को भी टच करता है, नीलगिरी पहाड़ी को भी टच करता है। अगर इसके इर्द गिर्द पहाड़ियों की बात किया जाए तो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है, किन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य है और दक्षिण तरफ यहाँ पर एराविकुलम टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर लोकेट करता है। और भी अगर इसकी खासियत की बात की जाए तो स्वदेशी जो पौधे लगाई जा रही हैं तो उसमें 6 स्वदेशी जनजातियां हैं जो कम से कम 4600 यानी कि 4600 से अधिक आदिवासी हैं, उसका घर है। कहाँ पर? जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर गीले सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार वन, पर्वतीय शोला घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। शोला ग्रास हिल्स और मंज पट्टिका यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा भी है। पशु वर्ग की अगर बात किया जाए तो इसमें एशियाई हाथी से लेकर सांभर, चित्तीदार हिरण्स, बार्किंग हिरण्स, माउस हिरण, गौस, नीलगिरी, ताहर, बाघ, ये सब शामिल है। तमिलनाडु में और भी कुछ टाइगर रिजर्व हैं या कुछ नेशनल पार्क हैं, उसके बारे में देख लेते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन बन जाता है। मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व है, ये भी तमिलनाडु में है। कलक्कड़ मंडन थरई टाइगर रिजर्व, ये भी कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के अंदर। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु। मुकुर्थी राष्ट्रीय यानी मुकुर्थी नेशनल पार्क तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये भी तमिलनाडु में है। गोंडी नेशनल पार्क ये भी कहाँ है? तमिलनाडु के अंतर्गत। तो ये है कुछ तमिलनाडु के नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।